आज हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से। नज़ीर अकबर आबादी का मैं इससे पहले कि मंजर साहब को मैं ज़हमत दूँ, मैं एक दो बातें आपसे अर्ज़ कर दूँ। हमने शायद कोई 4-6 महीने पहले की बात है जब अकबर इलाहाबादी पे नशस्त की थी, तो हमारे बहुत से दोस्त अहबाब अकबर इलाहाबादी से वाकिफ़ हैं और हम अपने आप को अकबर के कैंप का आदमी कहते हैं। हम कहते हैं हम अकबर के कैंप से बिलोंग करते हैं और ये बहुत अहम स्कूल ऑफ थाट है। नज़ीर अकबर आबादी अकबर से तकरीबन 100 बरस पहले की शख्सियत है और नज़ीर अकबर आबादी और अकबर इलाहाबादी एक ही स्कूल ऑफ थाट है। नज़ीर अकबर आबादी भी सटायर के कह लीजिए खालिक भी हैं, सटायर के की दुनिया के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर भी हैं। कोई 1735 में पैदा हुए और 1830 में इनका इंतकाल हुआ और इन्होंने बहुत बड़े असातिज़ा का ज़माना पाया। मीर तकी मीर जिन्हें हम शहनशाह गज़ल कहते हैं, इसी तरह रफ़ीउद्दीन सौदा और फिर बाद में मुसफ़ी, ये वो बड़े क़दावर शख्सियात हैं जिनके दरमियान में नज़ीर अकबर आबादी ने आँख खोली है। और नज़ीर अकबर आबादी अपने ख़ानदान में पीछे से एक नवाब फैमिली से बिलोंग करते थे, बल्कि वो आगरा के जिस इलाके में रहते थे मेरा ख़याल है कि वो शायद इंडिया की इंतहाई पॉश कॉलोनीज़ या कम्युनिटीज़ में से एक कम्युनिटी थी। वो अकबर बादशाह के कह लीजिए उसके नाम से एक बस्ती बनाई गई थी जिसका नाम अकबर आबाद था, तो जहाँ नज़ीर अकबर आबादी और फिर वहाँ के रहने वाले जो हैं, और जैसे मेरा ख़्याल है कि एक वक्त आएगा कि हमारे जो कराची के भी पॉश इलाक़ों में लोग रहते हैं, तो वो हो सकता है कि मुस्तक़बिल में डिफेंस आबादी और मतलब बहरिया आबादी टाइप के मतलब लोग अपने साथ। हाँ, अज़ीज़ आबादी तो अभी भी हैं, अज़ीज़ आबादी तो अभी भी हैं। ठीक है, तो ये उस ज़माने में तो नज़ीर अकबर आबादी का जो एक और बहुत अहम एस्पेक्ट है वो ये है कि नज़ीर अकबर आबादी यानी बावजूद इसके कि इंतहाई पॉश इलाक़े के एक रेजिडेंट थे और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो नवाबों और रऊसा की फ़ैमिली थी, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी शायरी के लिए जो मौज़ूआत मुंतखब किए वो एक आम आदमी के मौज़ूआत हैं। यानी उनकी शायरी जो है वो मुफलिसी को रिप्रेजेंट करती है, वो इंसान के बुनियादी अलमिये को रिप्रेजेंट करती है। बल्कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हम सोशल स्टडीज़ में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं स्कूल के अंदर निसाब में, कि जब अंग्रेज़ आए तो हमारी क्या हालत थी और हम सोए हुए थे, हमें अपना होश नहीं था, हम अय्याशी में पड़े हुए थे और फिर अंग्रेज़ आ गए। लेकिन हम ये नहीं बताते कि उसी अय्याशी के हंगामे में एक नज़ीर अकबर आबादी भी था जो हमें अपनी क़ुव्वत से अपने गले की पूरी आवाज़ के साथ चिल्ला रहा था और कह रहा था, टुक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देस बदेस फिरे मारा। यानी तुम, और हवा से मुराद ये हवाए नफ्स है, ख्वाहिशात नफ्स है। तुम ग्रीड और टेम्पटेशन और डिज़ायर्स के भंवर से बाहर निकलो और अब तुम जो हो अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानो। और ये एक जो बड़ी बात यह है कि नज़ीर अकबर आबादी जो अपने ख़ानदानी, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे अपने फैमिली में एक एलीट क्लास से बिलोंग करते थे, नवाबों की फ़ैमिली में से थे, एक ऐसे इलाके में रहते थे जो बहुत पॉश सोसाइटी थी, लेकिन उनके मौज़ूआत जो हैं वो बड़ी गैर मामूली, मतलब उनकी जो चॉइसेस हैं वो आज बहुत हैरानी होती है। उर्दू शायरी में इन्हें नज़म का आदम या जद्द आदम या कह लीजिए कि अबुल नज़म इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ पोइट्री कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर पोइट्री का आगाज़ हुआ और इनकी जो यानी हंस नामा, आदमी नामा, बंजारा नामा, रोटियां, मुफलिसी, ये इनके कुछ बड़ी अहम नज़में। तो मैं खैर मेरा मुताल्ला नज़ीर अकबर आबादी पे बहुत ही महदूद है और मुझे बहुत खुशी है कि रब्बे करीम ने हमें इतने गिरां क़दर और इतने कीमती लोगों से रफ़ाक़त हमें मौका मिला। तो मैं अब आपके और मंज़र इमाम साहब के दरमियान मज़ीद हायल होना मुनासिब नहीं समझता। मैं गुजारिश करूँगा मंज़र इमाम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर अपने ख़यालात का इज़हार करें। थैंक यू। अच्छा, आज मंज़र साहब एक अफ़साना भी मंज़र साहब, हाँ वो भी जी, वो ज़रूर। देखें, होता ये है अफ़सानों के सिलसिले में, अफ़साने जो होते हैं वो दो पैटर्न पे लिखे जाते हैं।
पहला तो ये है कि हम पूरा माहौल जो है ना वो हम दिखा देते हैं, पूरा माहौल, और उस माहौल का कोई कैरेक्टर सेलेक्ट करके हम कहानी बना देते हैं। दूसरा पैटर्न ये होता है कि किसी कैरेक्टर को सामने रख करके हम उसके इर्द गिर्द पूरा माहौल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये दो हो गए। मैंने इस अफसाने में नज़ीर से मुतासिर होकर के, नज़ीर की एक नज़्म से मुतासिर होकर के उस अफसाने को मैंने शुरू किया। इसमें मैंने एक टेक्निक ये रखी है, कैमरा टेक्निक। कैमरा टेक्निक होती है कि पैन करता है कैमरा एक जगह स्टिल नहीं होता, वो पैन करता है। सलमान साहब पे पैन कर गया, इनको दिखा के इरफान साहब पे आ गए, इधर आ गए नवेद साहब पे, आप हजरात पे, ये पैन करता हुआ चला जाता है। तो ये अफसाना तश्कील पा जाता है। इस तरह हम किसी एक कैरेक्टर पे डिपेंड करके नहीं बैठते, बल्कि उस कैरेक्टर को सरसरी अंदाज से दिखाते हुए गुजर जाते हैं। तो ये अफसाना उसी पैटर्न पे है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बहुत ही बाज़ौक़ किस्म का फ़कीर था जो नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़्म का एक हिस्सा बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम में गाता हुआ गुज़रा था। दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं, सबको नचाती हैं रोटियां। और उस फ़कीर से कुछ फासले पर एक तंदूर था जिसकी रोटियां बहुत मशहूर थीं। कई आदमी रोटियों के लिए लाइन लगाए खड़े थे। 2 रोटियां, 6 रोटियां, ए भाई मुझे 12 रोटियां दे देना। 50 रोटियां, 50 रोटियों की आवाज़ लगाने वाला एक खाता पीता शख्स दिखाई दे रहा था। उसकी गाड़ी होटल के पास खड़ी थी। शायद उसके घर में कोई तकरीब होगी, इसीलिए उसने 50 रोटियों का ऑर्डर दिया था। एक बच्चा उसके पास आकर खड़ा हो गया जिसकी उम्र 10-11 बरस की होगी। उसके कपड़े बोसीदा हो रहे थे और उसकी ना सिर्फ आँखों में भूख थी बल्कि पूरे वजूद में भूख थी। उसने 50 रोटियों वालों का दामन थाम लिया। क्या है? उसने बच्चे को झड़क दिया, हाथ हटाओ, 2 रोटियां दिला दें, सुबह से कुछ नहीं खाया। बच्चा गिड़गिड़ा कर बोला, चलो हटो यहाँ से, तुम लोगों ने तंग करके रखा हुआ है। बच्चा झड़कियाँ खाकर एक तरफ हट गया। दूसरे लोग बेनियाजी से खड़े रहे। सबके लिए रोज़ का मामूल था, हर दिन इस किस्म के मनाजिर देखने को मिलते थे, इसीलिए कोई नई बात नहीं थी। बराबर में खड़े हुए एक और आदमी 50 रोटियों वाले की तायद की, हाँ साहब, हर तरफ भिखारी भिखारी हो गए, न जाने कहाँ से चले आते हैं, ऐसा लगता है पूरी कौम भिखारी हो गई है। रोटियां मांगने वाला बच्चा सर झुका एक तरफ चल दिया। उसके पाँव लड़खड़ा रहे थे। उसकी हालत बता रही थी कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। दूर से फ़कीर के गाने की आवाज़ आ रही थी, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां। रोटियां मांगने वाला बच्चा सर झुका एक तरफ चल दिया। छोटे किसी ने उस बच्चे को आवाज़ दी। आवाज़ देने वाले के हाथ में 4-5 रोटियां थी और एक शॉपर में दाल भरी हुई थी। उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वो भी 12-13 बरस का होगा। बच्चा जल्दी से उसके पास पहुंच गया। उसकी निगाहें शॉपर पर जमी हुई थी। क्या हुआ, कुछ नहीं मिला? नहीं यार, कुछ नहीं मिला, सुबह से भूखा हूँ, चल कहीं बैठकर खाते हैं, मैं रोटियां और दाल ले आया हूँ। दोनों एक तरफ चल दिए। उन बच्चों से कुछ फासले पर एक बाइक खड़ी थी। एक तरहदार सी औरत उस बाइक के पास खड़ी हुई उस मर्द का इंतज़ार कर रही थी जो रोटियां लेने सामने वाले होटल में गया हुआ था। अभी देखिए कैमरा पैन कर रहा है। उस औरत ने बहुत ही बेढंगेपन से मेकअप कर रखा था। होठों पे गहरी सुर्खी थी और आंखों में अजीब सी बेचैनी। मर्द कुछ देर में रोटियों का शॉपर लेके आ गया। चलो रोटियां ले आया हूँ। ठीक है, घर में सालन तो रखा हुआ है। हाँ, इसीलिए सालन नहीं लिया। मर्द ने बाइक स्टार्ट कर दी। दोनों एक तरफ रवाना हो गए। वे खस्ता सी बिल्डिंग के खस्ता से फ्लैट पर दाखिल हुए। वो फ्लैट शायद उसी औरत का था। उसने अपने बैग से चाबी निकाल कर फ्लैट का दरवाज़ा खोला। उस छोटे से घुटे हुए फ्लैट का फर्नीचर भी बहुत घुटा हुआ था। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती थी। उस औरत ने बल्ब जला दिए। कमरे में एक बड़ी मुसहरी के अलावा 2 कुर्सियाँ भी थीं। एक तरफ से एक सिंगारदान था। एक अलमारी थी जिसके पट खुले हुए थे। उसमें बड़ी बेतरतीबी से कपड़े ठुसे हुए थे। मर्द बहुत बेतकल्लुफ़ी से मुसहरी पर बैठ गया। उसने अपने जूते उतारने शुरू किए। फिर उसे कुछ याद आ गया। उसने औरत से पूछा, तुमने बताया था कि तुम इंटर कर चुकी हो? हाँ, लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई।
मेरी फैक्ट्री में तुम्हारे लिए एक जगह है, अगर कहो तो बात करूं। अरे नहीं, औरत ने इनकार में गर्दन हिला दी, क्या फ़ायदा, महीने भर मेहनत करते रहो, आखिर में 4-5 हज़ार रुपये हाथ पे रख देते हैं। इस काम से तो अच्छा है ना, खाक अच्छा है, तुम जैसे 4-5 मेहरबान आ जाते हैं महीने में, रोज़ी रोटी आसानी से चल जाती है। मर्द हंस पड़ा, उसकी हंसी की आवाज़ उस कमरे से बाहर निकल कर कॉरिडोर तक फैल गई। कॉरिडोर के अख्ताम पर एक छोटा सा तंग सा जीना था, वहाँ से एक जीना उतर कर एक छोटी सी खस्ता सड़क थी। वो छोटी सड़क आगे जाकर एक बड़ी सड़क से मिल जाती थी। उस वक्त सड़क पे एक कीमती गाड़ी गुजर रही थी। आगे एक ड्राइवर था, पिछली सीट पर एक मोटा आदमी बैठा था जिसका लिबास बहुत कीमती था। उसके गले में सोने का चेन था और कलाई पे एक कीमती घड़ी बंधी हुई थी। गाड़ी सफ़र करती हुई किसी दफ्तर की शानदार सी बिल्डिंग के पास आकर रुक गई। वो आदमी एक शान के साथ गाड़ी से उतरा और दफ्तर की तरफ चल दिया। दरवाजे पर खड़े हुए गार्ड ने मुस्तैदी से उसे सैल्यूट करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक हॉल था, बहुत से मर्द, औरतें और लड़कियां अपनी अपनी डेस्क पर बैठे काम कर रहे थे। वो इशारे से सलाम के जवाब देता हुआ अपने शानदार दफ्तर में दाखिल हुआ। यहाँ एक आदमी पहले से मौजूद था। वो आदमी भी उसी की हैसियत का मालूम होता था, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा, इसीलिए वो आने वाले को देखकर खड़ा नहीं हुआ था, जबकि आने वाला उसे देखकर हैरान रह गया था। अरे शेख साहब, आप कब आए? 5-10 मिनट हुए, तुम नहीं थे, मैंने सोचा कुछ देर इंतज़ार कर लो। नहीं, इतना वक्त नहीं था मेरे पास, मैं तुमसे वही 2 लाख टन गंदम की बात करने आया था। सेठ, आप जो दाम लगा रहे हैं ना, बहुत कम बच रहा है। आखिर मेरे भी बच्चे, उनको भी रोटियां खानी है। कितनी रोटियां खाओगे? पूरे 6.5 करोड़ तो मिल रहे हैं तुमको। आने वाला ढटाई से हंस पड़ा। उस कमरे से बाहर लॉन में हर आदमी कंप्यूटर के साथ बैठा हुआ हिसाब किताब में मसरूफ़ था। एक लड़की दूसरे से कह रही थी, आज मैं जल्दी चली जाऊंगी। क्यों? अम्मी के दांत बनवाने हैं, 2 दिनों से उन्होंने रोटियां नहीं खाई। उस दफ्तर के नीचे, सड़क के नीचे कचरा कंडी था। उस कचरा कंडी पर 2 कुत्ते एक रोटी के लिए एक दूसरे पर घुर्रा रहे थे। दोनों की यही कोशिश थी कि वो सामने पड़ी हुई रोटी को झपट ले। इतनी देर में एक मफलूकुल हाल आदमी कचरा कंडी में दाखिल हुआ। उसने पत्थर मारकर दोनों कुत्तों को भगा दिया और ख़ुद रोटी लेकर उसे साफ करने लगा। इस कचरा कंडी से मल्लक जो शानदार रिहायशी इमारत थी, वहाँ उस वक्त कुछ और ही हो रहा था। नबीला नाम था उस लड़की का जो उस घर में बहू बनकर आई थी। उसका ताल्लुक़ खुद भी एक अमीर घराने से था, शादी भी एक अमीर घराने हुई। 3-4 महीने हो चुके थे शादी को। इन 3-4 महीनों में घर के किसी फर्द को फुर्सत ही नहीं मिल सकी थी। रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई दावत, तकरीब, सैर, शॉपिंग और ना जाने क्या क्या। आज सब घर वाले थोड़ी सी फरागत से बैठे तो नबीला ने ऑफ़र की, आंटी आज मैं रोटियां बनाऊंगी। क्यों? तुम क्यों बनाओगी? घर में 3 कुक है। वो तो है, लेकिन मैंने सुना है कि जब बहू अपनी ससुराल जाती है तो उसे रोटी बनवाई जाती है, फिर एक पार्टी ड्यू होती है। तो क्या तुम्हें रोटियां बनानी आती हैं? उसके शौहर ने हैरत से पूछा। कम से कम ट्राई तो कर सकती हो ना। और जब नबीला की ट्राई सामने आई तो सब हंस कर बेहाल हो गए। रोटियों की शक्लें बहुत अजीब थी, नोकीले किनारों वाली, बेढंगी, जैसे किसी बच्चे ने रोटियां बना दी हों। कोई बात नहीं, नबीला के ससुर ने 5-5 हज़ार के 2 नोट नबीला की तरफ बढ़ा दिए। ये लो बेटा अपना इनाम। कैसा इनाम अब्बू? रोटियां तो इतनी बेढंगी बनी है। तो क्या हुआ, हमारे लिए यही बहुत है कि तुमने कोशिश तो की है। और उस घर से बहुत फासले पर एक बहुत मामूली से घर में एक 10-11 बरस की बच्ची अपने बाप और भाई के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। नहीं बाबा, मुझे मत मारो, मुझसे गोल रोटियां नहीं बनती। ये फैक्ट है, ये वाक़या मुझसे गोल रोटियां नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? उसके भाई ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक डंडा उसकी नन्ही से कमर पे मारा। एक चीख के साथ उसने लड़के का हाथ पाँव पकड़ लिया। भाई मुझे नहीं मारो, मुझसे गोल रोटियां नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? बाप ने भी एक डंडा उसके सर पे मार दिया। सर पर लगने वाली चोट बहुत शदीद थी। वो हाय बाबा कहती हुई ज़मीन पे गिर गई। उसका बाप और भाई पास खड़े हुए उसे देखते रहे। 2-4 झटकों के बाद उसने दम तोड़ दिया। उसके नाजुक हाथ में वो रोटी दबी रह गई थी जो वो अपने बाप और भाई के लिए बना कर लाई थी। ये वाक़या कोई कहानी नहीं है। पिछले दिनों ही हमारे मुल्क में ऐसा हो चुका है। जिस वक्त वो नन्ही सी जान रोटी ना बना सकने के संगीन जुर्म की सज़ा पाकर दम तोड़ रही थी, उसी वक्त वही फ़कीर उस गली से गाता हुआ गुजर रहा था। देखा नहीं है जो वो दिखाती हैं रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां। बस ये सारी इस वाक़े से मुतासिर होकर के फिर उनकी नज़ीर की नज़्म सामने आई। मैंने कहा यार अब आ जाए साहब नज़ीर की शायरी पे।
नज़ीर की ज़िंदगी के हवाले से हमारे सलमान साहब ने जो बताया बिल्कुल, और उससे ज़्यादा तो मैं इजाफा नहीं कर सकूँगा कि दिल्ली में बेसिकली ये दिल्ली में पैदा हुए और वहाँ से ये उस ज़माने में अहमद शाह अब्दाली का दौर ज़रा था, उसकी वजह से दिल्ली में बहुत खूनरेज़ी वगैरह हो रही थी, तो वो शोर शराबे से मुतासिर होकर के उनकी वालदा उनको लेके आगरे चली गई। और आगरे ही में 1830 में उन्हें सूफ़ी मुनश आदमी थे और वहदतुल वजूद के हामी थे, फ़लसफ़ा वहदत, क़नाअत पसंद थे, किसी दरबार से वाबस्ता नहीं हुए, आखिरी और उम्र में फ़ालिज में मुब्तला हुए, 1830 में इंतकाल कर गए। ये है उनकी तदफीन दिल्ली में हुई है। अच्छा साहब, अब आ जाएं उनकी शायरी पे। शायरी दो किस्म की होती है भाई। एक वो शायरी होती है जिसमें हम तस्वीर को स्टिल कर देते हैं, जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, एक तस्वीर बनी हुई है, स्टिल हो गया कैमरा वहाँ जा कर के। उसी तरह हज़ारों उर्दू के ज़्यादातर अशार जो हैं ऐसे हैं जैसे कैमरे ने तस्वीर खींच करके आपके सामने रख दी हो, और कुछ अशार ऐसे होते हैं जिनमें बाकायदा एक मूवमेंट होती है, हरकत होती है। मिसाल के तौर पे ज़रा शोखी तो देखिएगा, लिए जुल्फ़े खम शिकन को हाथ में, मेरे पीछे आए दबे दबे, मुझे सांप कहकर डरा दिया। अब ये देखिए मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट है बाकायदा। या फिर ये कि साहब आपके गालिब की या मीर की या फला की बहुत सारे अशार ऐसे हैं जिसमें आपको मूवमेंट होती हुई महसूस होती है। इन्होंने दोनों तरह की शायरी की है नज़ीर अकबर आबादी ने। अच्छा, नज़ीर अकबर आबादी पे कई इल्ज़ामात भी लगे। पहला तो ये कि यार इन्होंने बड़ी आमियाना किस्म की बाज़ारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो होना नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। ये क्या कि साहब, अच्छा नज़ीर क्या कमाल ये कि नज़ीर के यहाँ भी कैमरा वर्क है, उन्होंने भी मुआशरे को कैमरे की निगाहों से देखा है और महसूस करते चले गए, ठीक है। और उसमें एक जो बड़ा उनसर है, मैं आपको एक नज़्म के दो हिस्से सुनाता हूँ आपको, उससे ये होगा कि उनकी नज़्म में, उनकी शायरी में मूवमेंट जो है यानी कमाल का है। यानी लगता है कि जैसे आप फिल्म देख रहे हो, फिल्म देखने की ये, फिल्म दिखाने की ये टेक्निक नज़ीर के यहाँ बहुत ज़्यादा है। उनकी एक बहुत मशहूर नज़्म है जाड़े की बहारें। आ जाए, वालेकुम सलाम। वो नज़्म सुने और आप देख लें कि उसमें मूवमेंट है या नहीं, तस्वीर चल रही है, वीडियो बन रही है, वीडियो बना दिया उन्होंने। अब ज़रा जाड़े, जब माह अगन का ढलता हो तब देख बहारें जाड़े की, और हंस हंस पोस्ट संभलता हो तब देख बहारें जाड़े की। तन ठोकर मार पछाड़ा हो और दिल से होती हो कश्ती सी, थर थर का जोर अखाड़ा हो और बचती हो सबकी बत्ती सी, हो जोर फूफू फूफू का और हो सीसी सीसी की, कला कल्ले पे कल्ला लग लग कर चलती हो मुँह में भिजकी सी, हर दांत चने से दलता हो फिर देख बहारें जाड़े की। अब ये देखिए मूवमेंट आपकी हो गई ना कि सर्दी से काँप रहे हैं, फूफू की आवाज़ें, हु की आवाज़ें, कल्ले पे दांत से दांत बज रहे हैं, तो ये मूवमेंट जो है ना नज़ीर के यहाँ बहुत ज़्यादा है। नज़ीर की पूरी शायरी में, नज़ीर बेसिकली नज़्म के शायर थे और उन्हें नज़्म का इमाम कहा जाता है कि नज़ीर साहब ने। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि जैसा सलमान साहब फरमा रहे थे कि नज़ीर का कैनवस बहुत बड़ा है, नज़ीर की शायरी का कैनवस बहुत बड़ा है। उन्होंने कबड्डी से लेकर के पतंगबाजी, बटेरबाजी और आपके शतरंज और बनिया और धुनिया और कुजड़ा और कसाई और जनाब आपके दुनिया के कौन से ऐसे पेशे हैं जो ज़माने में हो सकते थे, वो सब को सब अपनी शायरी में समेट दिया है। जिसका है हाँ, जो जिसका कोई वो नहीं है कि जिसका कोई दूसरे शायरों ने भी की है, इस किस्म की शायरी दूसरे शायरों ने भी की है, लेकिन नज़ीर में उनमें फ़र्क ये है कि नज़ीर ने इसको
अपनी इन तमाम चीज़ों को अपनी शायरी का मुस्तकिल जुज़ बना लिया। जबकि दूसरे शायर सरसरी इस जहान से गुजरे वाली बात है, सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जा जहाने दीगर था, तो वो देखते हुए गुजर गए। नज़ीर ने देखा, महसूस किया और उसको अपनी शायरी का उन्वान बना दिया। ये बहुत बड़ा कमाल है नज़ीर का। इनको सबसे पहला अवामी शायर जो है उर्दू अदब का वो नज़ीर अकबर आबादी हैं बिलाशुबा, जो बाद में राम बाबू सक्सेना एक साहब होते थे, उन्होंने भी इन में जो कुछ लिखा है। जबकि उस ज़माने के जो नाक़दीन थे उन्होंने नज़ीर अकबर आबादी को सिरे से नज़रअंदाजी कर दिया। उन्हें कहा ये सिरे से शायरी नहीं है, लेकिन वो ऐसी शायरी कर रहा है जो कि सर से गुजर जाती है, जो लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल कर रहा है वो लैंग्वेज जो है। अब ये देखेंगे नज़ीर ने क्या किया। नज़ीर ने ये किया कि जो रोटियां मैं आपको सुना चुका हूँ, अब इसमें देखिए रोटियों के क्या क्या शेड्स उस आदमी के सामने आए हैं, क्या क्या पहलू आए हैं। कुछ पहलू तो मैंने कोशिश की है, लेकिन कुछ पहलू मैंने ये किया है कि एक बंद सुने रोटियों के हवाले से। जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूले नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां, जितने मज़े हैं सब ये दिखाती हैं रोटियां। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये मेहरो माँ हक़ ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियां। बे कमाल है कसम से कि क्या इंसान की ज़िंदगी के उस पहलू को लिया है जो जिस तबके के लोग रोटियों से महरूम हैं। उन्हें तो चांद में भी रोटियां नज़र आती हैं, उनके लिए नहीं। जिसने कहा था कि अगर रोटियां नहीं मिल रही है तो क्या वह इनको कहो केक खाए, ये भी एक पहलू है, ये भी एक पहलू है ज़िंदगी का। अब ये देखें कि साहब एक नज़्म के दो बंद में और आपको सुना दूं। उनकी एक नज़्म है फना, कमाल की नज़्म है। नज़ीम के दुनिया में कोई शाद कोई दर्दनाक है, या खुश है या अलम के सबब सीना चाक है, हर एक दम से जान का हरदम तपाक है, नापाक तन पलीद नजिस या के पाक है, जो खाक से बना है वो आखिर को खाक है। दुनिया से जब के अम्बिया और औलिया उठे, अजसाम पाक उनके इसी खाक में रहे, रूहें ही उन खूब जान में रूहों के हैं मज़े, पर जिस्म से तो अब यही साबित हुआ मुझे, जो खाक से बना है वो आखिर को खाक है। ठीक है। अब ये देखें कि नज़ीर ने जब आप उसकी नज़्म देखें, अच्छा दूसरी तरफ सूफ़ी थे, अपने मसलक में सूफ़ी थे, वहदतुल वजूद के कायल थे, और दूसरी तरफ एक तरफ उन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में कसीदा लिखा है, तो दूसरी तरफ बाबा गुरु नानक के लिए भी उन्होंने कसीदा लिखा है, तीसरी तरफ कृष्ण महाराज के लिए भी लिखा है। जिसका मतलब ये था कि उनके लिए हर मसलक जो है वो एक जैसा था, हर मसलक प्यार का मसलक था, और वो हर मसलक को सीने से लगाते थे और उनका वो इजहार करते थे। अब दुनिया भर के जो खेल तमाशे बच्चे उस ज़माने में जो खेलते थे, जो खेलते होंगे, उन सबों को अपनी शायरी का उन्होंने उन्वान बनाया, मौजू बनाया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी हकीकत है इस कायनात की, उस पे जो उनकी नज़्म है वो कमाल की नज़्म है, जिसका एक हवाला ये दे चुके हैं। वो है मौत, फना, टुक हिर्सो हवा को छोड़ मियाँ मद्देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा शुटर गोया, शुटर गोया क्या है पलासर बारा, क्या गेहूँ चावल मूठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। सब चलते चलते रास्ते में, जब चलते रास्ते में ये गौन तेरी रह जाएगी। अब आप देखें पूरी मंजर कशी कमाल ये। अच्छा, आके बदिया तेरी बट्टी पर फिर घास न चढ़ने आवेगी, ये खेत जो तूने लाद दी है सब हिस्सों में बढ़ जाएगी,
धी पूछ जवाई बेटा क्या बंजारन पास ना आवेगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, सब लाग चलेगा बंजारा। हमारे यहाँ शायरी जो हुई है अब तक, एक बाहर की दुनिया की शायरी है और एक अंदर की दुनिया की शायरी है। अंदर की दुनिया की शायरी बहुत डीपली हुई है। मीर से लेकर के आज तक के हर शायर यादें, ख्वाब है, ये तमाम चीज़ों पे जनाब महबूब का बिछड़ जाना, विसाल, फिराक, हिजर, ये तमाम कैफियत को लेकर के चलता रहा है। बाहर की दुनिया पे ट्राई कुछ किए अल्लामा इकबाल ने, लेकिन जो कमाल दिखा दिया है नज़ीर ने बाहर के मनाजिर पे, कि जो मंज़र खूबसूरत नज़र आया उसको जनाब अपने कलम का मौजू बना लिया। मिसाल के तौर पे और किस किस में आप देखें, अहाता देखें, बनिया, मौलवी, फ़कीर, साधु, बंजारा, साहूकार, मजदूर, दुनिया, कमार, जिसको किसी शायर ने टच करने की कोशिश नहीं की। उर्दू शायरी के किसी शायर ने, उर्दू अदब के किसी शायर ने इन लोगों को अपनी शायरी का मरकज़ नहीं या महवर नहीं बनाया। सिर्फ नज़ीर ने ये कमाल कर दिखाया। और नज़ीर के बाद ही मेरा ख्याल है मजीद अमजद की कुछ नज़में जो हैं वो हैं। नज़ीर के बाद इतने बरसों के बाद मजीद अमजद ने कुछ नज़में मुख्तलिफ यानी के, लेकिन नज़ीर का जो था वो कमाल का था कि नज़ीर ने किसी को वो नहीं वो किया। और उसके बाद जनाब आपके कलम से तस्वीरें खींचना इसी को कहते हैं, कलम से तस्वीर, मंजर कशी कर दी भाई, मंजर कशी कर दी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो उस ज़माने के जो शोरा थे उन्होंने नज़ीर को क्यों नहीं माना, उसकी एक वजह है। नज़ीर की मशाक़ी के वो कायल थे, वो जानते थे कि वो नज़ीर, लेकिन वो जो उन्होंने एक नाम निहाट सा डिक्शन बना रखा था, तो ये कहते थे कि ये तो शायर है डिक्शनरी का, शायर थोड़ी है, तो शायर है डिक्शनरी का, इसका तो डिक्शन ही अलग है। बगिया और बूट और मटर और गेहूँ और भूसा है ना, और कुम्हार और तो ये है ना, डिक्शन ही अलग था। तो उन्होंने कहा नहीं, चूँकि ये डिक्शन हमारी उर्दू शायरी से लगा नहीं खाता, इसीलिए नज़ीर हमारी बरादरी का शायर नहीं है। ये बहुत बड़ा एक अलमिया था, जिसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता अनवर सईद और सलीम अख्तर ने इन पर बहुत अच्छा लिखा है। सलीम अख्तर एक नक़ाद हैं, उन्होंने जनाब इन पे पूरी किताब जो है नज़ीर अकबर आबादी पे वो लिखी है। अब आ जाएं डिक्शन के, आप डिक्शन पे बात कर रहा हूँ मैं, तो अब आप उनकी डिक्शन देखें कि देखे कोई कि जिनका है गट कटाई वतीरा, जामे पे खा रहा है लुच्चे का दिल हरीरा। अब ये लुच्चे का इस्तेमाल मतरूक हो चुका है, कोई नहीं करता लुच्चे का इस्तेमाल, ठीक है, लुच्चे हैं लेकिन करता कोई नहीं है, ठीक है। लठमार ताकता है हरान सर का चीरा, ठीक है, जूती को तक रहा है हरदम उठाई गिरा, होशियार यार जानी ये दस्त है ठगों का, या टुक निगाह चूकी और माल दोस्तों का। ये पूरी उनकी नज़्म जो है वो कमाल की नज़्म है। और उसके बाद जो है हाली और आज़ाद ने जदीद नज़्म की तहरीक चलाई, लेकिन बिलाशुबा जदीद नज़्म के जो इमाम थे वो नज़ीर अकबर आबादी थे। उसके बाद जनाब अव्वलीन नक़ादों ने, मैं आपको जैसा बता चुका हूँ, अहमियत नहीं दी नज़ीर को। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब कैनवस सोच का वसी होता चला गया तो लोगों ने कहा अरे ये आदमी तो हमारी मिट्टी की बात कर रहा है, हमारे खेतों की बात कर रहा है, हमारे खलियानों की बात कर रहा है, हमारी अपनी बात कर रहा है। ये बाहर से कोई वो नज़ारा ढूंढ के नहीं लाया है, ठीक है, कि साहब आपके वो बाहर से नज़ारा नहीं लाया है, बल्कि वो नज़ारा इसके चारों तरफ नज़ारे बिखरे हुए हैं, उन नज़ारों को इसने जनाब शायरी का मैं उन्वान बना लिया है। उनमें खूबी ये थी कि कई ज़ुबानें पे दस्तरस थी। मिसाल के तौर पे गुजराती बहुत अच्छी जानते थे, हिंदी बहुत अच्छी जानते थे, फ़ारसी बहुत, ज़ाहिर है कि फ़ारसी, उर्दू, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने आँखें बंद नहीं की। आपने बहुत कम देखा, हज़रत अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ़ मौसमों बहार वहार के हवाले से बात की है,
चलते हो तो चब, मीर ने भी कहा है कि चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बाहर आए। लेकिन मीर के बस एक शेर कह करके खामोश हो गए। नज़ीर अकबर आबादी ने पूरे मौसमों की जो मिसाल के तौर पे त्योहारों में ईद, बकरीद, होली, दिवाली, ये सब उसमें, और आपके वो तमाम उनकी शायरी में आ जाती है। मेले ठेले ये सब उनकी शायरी के मौज़ूआत हैं। इसीलिए इनको अवामी शायर कहा गया है। रमज़ान के भी उसमें बाबा गुरु नानक वाला। अच्छा, अब उनकी एक वो है नज़्म, बरसात की बहारें, हम में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी। उस नज़्म में मंजर कशी का कमाल कर दिखाया है सादगी ने। इतनी खूबसूरती से जनाब आपको मनाजिर को वो किया है कि है इस हवा में क्या क्या। अब देखिए ये महसूस करें, तस्वीर दिखा रहा है, ये कैमरा लेके खड़ा हुआ स्टिल नहीं ले रहे बल्कि तस्वीर दिखाते हुए चले। है इस हवा में क्या क्या, बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की लहलहाहट का जो इस्तेमाल हुआ है, बूंदों की झिमझिमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या बची हैं यारो बरसात की बहारें। अब एक वो देखें, एक बंद है इसका, हुआ हर्जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर्जा हरे बिछोने, जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हैं हक ने, क्या क्या हरे बिछोने, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। अब एक बंद इसका कमाल का बंद है जिसमें उन्होंने तस्वीरों में रंग भर दिया है। जिसको मैं कहूँगा कि तस्वीरों में रंग भर दिया है वो ये है कि सब्ज़ों की लहलहाहट, कुछ अब्र की स्याही, और छा रही घटाएं सुर्खो सफ़ेद काही, सब भीगते हैं घर घर ले माह ताबा माही, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। ये कमाल है कसम से कि ये जो आपके ये जो कुदरत है, ये जो कुदरत है। जोश मलियाबादी साहब की भी बहुत सारी नज़में जो हैं, जोश मलियाबादी भी इन्हीं के कबील के आदमी थे। इन्होंने भी मौसम पे, बहार पे, ख़ज़ा पे, फूलों पे, इसमें से उनके लेकिन जो मिसाल के तौर पे आपने कभी किसी शायर की शायरी में बटेर, फाख्ता, पपीहा और जंगली कोयल और मोर इनका जिक्र नहीं सुना होगा। नज़ीर क्या है? नज़ीर जिस वक्त कुदरत की मंजर निगारी करते हैं माहौल की, उस वक्त ये तमाम परिंदे भी आ करके उनके चमन में बोलियां बोलने लगते हैं और हमें उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं अगर हमारा दिल जो है महसूस करने वाला हो, हमारे कान जो है समाअत के लिए तैयार हो, आप महसूस कर सकें। उसके बाद जनाब उन्होंने ऐसा कि उन्होंने सिर्फ नज़्में ही कही हो, गज़लें भी हैं, उनकी कुलियात में गज़लें भी शामिल हैं। मैं आपको उनके गज़लों के कुछ अशार सुना के कुछ और बताऊंगा। आया इधर को एक दिन वो गुल बदन न हरगिज़, काम आए कुछ हमारे आए दिल जतन न हरगिज़। अच्छा शेर है। होवे ज़रा भी नाखुश वो खुश खराम जिसमें, तो ऐ नज़ीर चलियो ऐसा चलन न हरगिज़। हमारे मरने को वहाँ तुम तो झूठ समझे थे, कहा रकीब ने लो अब तो एतबार हुआ, दिल सा दुरे यतीम बिका कोड़ियों के मोल, क्या कीजिए खैर ये भी ख़रीदार के नसीब। इश्क में अक्ल व होश खोना था, कीजिए क्या अब हुआ जो होना था। हो क्यों न तेरा काम में हैरान तमाशा, यारब तेरी कुदरत में है हर आन तमाशा। तो नज़ीर शायर भी, यानी कि गज़लों पे अगर आ जाते हैं तो गज़लों के भी बड़े शायर थे। नज़्म का तो खैर कोई सानी है ही नहीं, पूरी उर्दू शायरी में नज़ीर की नज़्म का कोई सानी नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौजूदा दौर में नज़ीर को पहचाना जा रहा है और पहचानने जाने का बड़ा वाज़े सबूत है मेरे पास।
वो सबूत ये है कि आप सब जब यहाँ नज़ीर को सुनने के लिए बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आप नज़ीर को जानना चाहते हैं, नज़ीर को पहचानो। सबूत यही है, ठीक है। जबकि इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आप सब जमा हुए हैं नज़ीर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़े आदमी थे। और उर्दू शायरी में, अंग्रेज़ी शायरी में तो ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। मौसमों के हवाले से जो शायरी में एमरसन की शायरी है पूरी, कीट्स की है, कीट्स से पूरी शायरी है आपके मौसमों के हवाले से और उसे की है। लेकिन उर्दू में जो है गिनती की चंद मिसालें हैं और उन मिसालों का सबसे बड़ा आदमी नज़ीर अकबर आबादी। शुक्रिया, मुझे यही कहना था।